बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट और आपके साथ मैं हूं मिरुबाब। नाज़रीन, अपोजिशन की दो बड़ी सियासी जमातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि एक दूसरे की हरीफ रही हैं, एक दूसरे पर ठीक ठाक इल्ज़ामात लगाती रही हैं, तनकीद करती रही हैं, लेकिन अब चूँकि नवाज शरीफ भी करप्शन केस में सज़ा काट रहे हैं, दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की आला क़यादत भी जाली बैंक अकाउंट और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इन पर केसेस चल रहे हैं। ऐसी कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि शायद ये दो बड़ी सियासी जमातें इत्तेहाद करने पर गौर कर रही हैं और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने 26 मार्च से ट्रेन मार्च का ऐलान कर दिया है, जबकि नून लीग भी नवाज शरीफ की रिहाई के लिए गौर कर रही है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के चौधरी मंजूर हमारे साथ मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लेकिन हबीब अकरम साहब, इत्तेहाद पर तो बात करेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी क्या एक बार फिर सिंध कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है? अभी आपको इसमें कोई शक है क्या? अच्छा, कि जब 26 तारीख को बिलावल भुट्टो ज़रदारी अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे और वो कराची से लाड़काना तक जाएंगे, तो कराची से लाड़काना जो है और लाड़कान जगह जगह रुकते हुए जाना, 2 दिन में ये सफ़र तय करना, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये सिंध कार्ड ही खेला जा रहा है। सही। और ये कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख में पहली मरतबा नहीं खेला जा रहा। ये जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी हवाले से अंडर प्रेशर आती है तो उस वक्त ये कार्ड खेला जाता है। और मतलब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इसको बड़ा इफेक्टिवली इस्तेमाल किया। उसके बाद आसिफ अली ज़रदारी ने कभी वो इस्तेमाल करते थे कभी नहीं, लेकिन बहरहाल आसिफ अली ज़रदारी ने अपना इमेज वही पाकिस्तान खप्पे वाला रखा। और सिंध के हवाले से बहुत ही, जब वो ख़ास तौर पर 2013 से 18 के दरमियान कभी कभी उनकी गुफ्तगू से लगता था। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आखिरकार देखा कि जनाब जैसे ही उनके वालिद के ऊपर, उनकी पार्टी के ऊपर प्रेशर्स आना शुरू हुए, तो उन्होंने एक बार फिर सिंध कार्ड खेलना शुरू कर दिया। और मैं आपको अर्ज़ करूं कि ये दरअसल क़यादत की, आप यूँ कह लीजिए कि क्वालिटी जो है ना, उसमें शायद इन्हतात की भी एक निशानी है कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने ये काम शुरू किया था तो उन्होंने रावलपिंडी से शुरू किया था और वो लाहौर आए थे और लाहौर में आके इतना बड़ा उनका क्राउड था कि उसको देख के उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाने का फैसला किया था। पता नहीं क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कारपरदाजान है, जो लीडरान है, इनके दिल में ये बात क्यों बैठ गई है कि पंजाब में अब इनका कोई नाम लेवा नहीं रहा। अगर यही मार्च, अगर वो वाकई, और पंजाब में बिलावल भुट्टो ने बड़ा अर्न किया पिछले कुछ अरसे में और अपनी एक फुटप्रिंट उनका नजर आने लगा है। हैरत की बात है कि वो फिर खुद को खुले समंदर से निकाल के एक खाड़ी की तरफ जा रहे हैं, तो बिस्मिल्लाह, अब ये तो फिर उनकी मर्जी है। ठीक है, पीपल्स पार्टी को सूची का इस वक्त ऐलान करने की मार्च की ये जानेंगे चौधरी मंजूर साहब से, लेकिन साथ आप भी बताएं, आपको भी ये लगता है पीपल्स पार्टी सिंध कार्ड खेलने जा रही है एक बार फिर? देखिए, मैं हबीब साहब के एनालिसिस से बिल्कुल एग्री करता हूं। मैं सिर्फ एक थोड़ा सा डिफरेंस जो उन्होंने तकरीबन इशारा दिया कि ज़रदारी साहब ने कभी भी खुल के सिंध कार्ड नहीं खेला। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने एक दो मौक़ों के ऊपर किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को तो तकरीबन ज़रूरत भी नहीं पड़ी, बट जब भी उनको ज़रूरत पड़ी सिंध ने रिस्पॉन्ड किया। मेरा नहीं ख्याल कि सिंध इस पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को उस तरह सिंध कार्ड पे भी रिस्पॉन्स देगा जिस तरह की अब से पहले बेनज़ीर भुट्टो शहीद या जुल्फ़िकार अली भुट्टो को दिया गया। जो इंटेग्रिटी के छींटें इनके दामन के ऊपर हैं, वो सिंध कार्ड खेलने से नहीं अब धुल सकती। अवाम बाशऊर हो चुकी है, लोग जरूर सिंध के हक में भी आवाज उठाएंगे। सिंधी बड़े बाशऊर और बावकार कौम है, वो जरूर अपने सिंध के दिफा में भी आवाज उठाएंगे, लेकिन आवाज उठाते हुए वो ये भी पूछेंगे कि जहां पे हमारे थर के बच्चे पानी से मर गए और तुम्हारे महलात बनते रहे, जरा इसका भी थोड़ा सा हिसाब दे दो। हम लोग यहाँ पे, हमें रोजगार नहीं मिल रहा और तुम्हारी लैंड क्रूज नहीं खत्म हो रही, तो इसका भी थोड़ा सा हिसाब दे दो। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये लीडरशिप इस पर्टिकुलर स्टेज के ऊपर वो वाला कार्ड इतनी इफेक्टिवली खेल सकेगी सिंध कार्ड। ठीक है, तो चौधरी मंजूर साहब आप बताइएगा, मकासद क्या है इस मार्च के? पहले तो मैंने बात सुनी हबीब अकरम साहब की भी और साद रसूल साहब की भी। ये एक तरह से फैसला कर देते हैं, हमारे जो एनालिस्ट हैं वो जजमेंट्स सुनाते हैं। मेरा ख्याल जजमेंट्स नहीं सुनानी चाहिए, जजमेंट तो देखना चाहिए। ये हमारा ओपिनियन है सर, ओपिनियन है और आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं दलाइल और हकाइक के बुनियाद। मैं गुजारिश करूं, अगर पीपल्स पार्टी ने सिंध कार्ड खेलना हुआ या सिंध की सियासत करनी हुई तो क्या पीपल्स पार्टी को कोई रुकावट है? बल्कि यूं समझिए कि पीपल्स पार्टी ही सिंधी नेशनलिज्म की पॉलिटिक्स के दरमियान रुकावट है। अगर कुछ लोग इस रुकावट को हटाना चाहते हैं इस शऊरी तौर पर,
تو ان کی مرضی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے تو اس کے سامنے محترمہ بینظیر بھٹو کی لاش پڑی تھی, ذوالفقار علی بھٹو کی لاش پڑی تھی. اس وقت بھی کوئی سندھ کارڈ نہیں کھیلا تھا. یہ سندھ کارڈ کہاں سے آ گیا؟ وہ فلائٹس بند ہیں. اب بلاول صاحب نے لاڑکانہ جانا ہے, انہوں نے کہا کہ چلو لوگوں کو متحرک کرتے چلتے ہیں. یہ کیا پولیٹیکل پارٹیز کا ایک طرح امتیاز نہیں ہوتا؟ ابھی کہتے تھے پنجاب میں ختم ہو گئی ہے. ایک چھوٹی سی جھلکی دکھائی ہے ہم نے پنڈی اسلام آباد کے اندر, وہ بھی اپنی پارٹی کے اندر, وہ بھی صرف پنڈی ڈویژن کے اندر سے. تو اس دن کتنی چیخیں نکلی ہیں. تو چودھری منظور صاحب اس کی ایک وجہ کیسز بھی ہو سکتے ہیں, ایک وجہ یا ایک ہی ایک وجہ؟ نہیں, مجھے یہ بتائیں کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی کیسز کا سامنا نہیں کیا؟ پہلی بار ہو رہا ہے. اور کب ہم نے عدالتوں میں کیسز کا سامنا نہیں کیا؟ ذوالفقار علی بھٹو شہید سے لے کر. چودھری صاحب سوری, ضمنی سوال ایڈ کر لیں کہ آپ کی پارٹی کے حق میں ہمیشہ یہ دلیل دی جاتی تھی کہ آپ ہمیشہ کیسز کا سامنا کرتے ہیں. جب نواز شریف صاحب نے کیسز کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر دھاوا بول دیا, اور آپ کی اپنی پارٹی بھی یہ تنقید کرتی رہی مسلم لیگ نون کی. اب لگتا ہے کہ آپ کی بھی اس بات پہ تنقید ہو سکتی ہے کہ نیب نے سمن کیا کر لیا, آپ نے نیب کے دفاتر کے اوپر دھاوا بول دیا اور آپ نے کوشش کی زبردستی کرنے کی لا انفورسمنٹ ایجنسی سے. کیا یہ تنقید برحق ہے؟ نہیں, بالکل غلط ہے. میں وہاں پہ موجود تھا, میں ذمہ دار ہوں پورے کا, چونکہ بطور جنرل سیکرٹری پنجاب میں نے سارا چیزیں مینج کی. کیا یہ جرم ہے اس ملک کے اندر کوئی اپنی لیڈرشپ کے ساتھ جانا یا لوگوں کے ساتھ جانا؟ نیب کے دفاتر کے اندر نہیں, بالکل جرم ہے سر. کون نیب کے دفاتر کے اندر تو اس وقت ہوا جب پولیس نے زبردستی کی زیادتی. لیکن سر یہ جرم ہے اصل میں, پاکستان کے قانون میں یہ جرم ہے. میری گزارش سن لیجئے نا, میری گزارش سن لیجئے, یا آپ بات کر لیں, میں آپ کو جواب دے دوں. آپ مکمل کیجئے بات. اچھا, میں آگے نہیں گیا ناظرہ آفس سے, ٹھیک ہے. ہمارے لوگوں کو ان کی حکمت عملی یہ تھی کہ 5 مختلف جگہ پہ کاٹ دیا جائے, لوگ اکٹھے نہ ہو. کیا لوگوں کا اکٹھے ہونا جرم ہے اس ملک کے اندر؟ اور جو کہتے تھے 5 ٹانگوں کی سواریاں, ان کی پہ ٹانگیں کانپ رہی تھی. اگر 500 بندہ تھا تو 5000 پولیس والا کیوں لگایا؟ اور پھر پولیس والوں نے ہمارے بہرحمان تنگی کو, جو آپ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کا بار بار یہ میڈیا چلا رہا ہے, تو اس سے پہلے بھی تو کچھ چلائیے نا. جب بہرحمان تنگی جو ہمارے سینیٹر ہیں ان کو کس طرح سے پولیس مار رہی تھی اور باقی لوگوں کو کیسے مار رہی تھی, جرم کیا ہے؟ اچھا, لیکن ہم نے کوئی کیا منظور صاحب یہ بالکل ٹھیک ہے. ہم اور اس بات سے جو پہلا میں بات کر رہا تھا, ذرا 1 منٹ دیکھیے, یہ آپ اس کو اس طرح سے نہ لیجئے. ہم سیاست کا مقابلہ سیاست میں کریں گے, عدالت کیسز کا مقابلہ عدالت میں کریں گے. یہاں پہ پوائنٹ آف ڈیفرنس ہے, یہاں پہ پوائنٹ آف ڈیفرنس ہے چودھری صاحب. سیاست کا مقابلہ سیاست سے ہونا چاہیے, اور پاکستان پیپلز پارٹی سے بہتر شاید یہ مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. یہ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے اس بات کی. لیکن یہ بتائیے کہ آصف علی زرداری صاحب سے کچھ سوالات پوچھے جانے ہیں, اور کیا آپ کے خیال میں ان سوالات کے جواب نہیں دینے چاہیے؟ کیا ہر سوال کے جواب میں دلیل کے طور پہ ایک جلسہ بھی ہوگا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں یہ مناسب طرز عمل ہے؟ دیکھیے, میں گزارش کروں, یہ دونوں چیزیں ہمارا حق ہے, ہم دیں گے. ہم نے کب کہا کہ سوالوں کے جواب نہیں دیں گے, لیکن ہمارے سوالوں کے جواب کیوں نہیں دیے جا رہے؟ ہمارا یہ بھی حق ہے کہ ہم ایک سوال کا جواب دیں اور ایک سوال پوچھیں بھی کہ اگر اس ملک کے اندر 90 لاکھ فیک اکاؤنٹس ہیں, عقیل کریم ڈیڈی کہتے ہیں, جن کو 22 تاریخ کو نوٹس ملتا ہے نیب کا, اور 23 تاریخ کو آپ ان کو 17 امتیاز دے دیتے ہیں, یہ ہمارا حق نہیں کہ پوچھیں باقی کے خلاف کیا کیا ہے؟ اگر یہ جرم ہے تو جے آئی ٹی کہتی ہے 5000 ہے فیک اکاؤنٹس, کیا ہمارا حق نہیں کہ ہم پوچھیں؟ چودھری صاحب آپ نے بالکل درست فرمایا, آپ کا حق ہے, اور ہماری ریاست کے اداروں کا فرض ہے کہ آپ کو جواب دیں. نہیں, ادارے فیل کریں نا, ادارے یہ نہ کریں, ادارے یہ نہیں کر سکتے کہ ایک جرم میں آپ کو سزا دے دیں اور مجھے چھوڑ دیں. بالکل آپ درست فرما رہے ہیں, آپ کا حق ہے سوال پوچھنے کا. لیکن جب آپ کو یاد ہوگا کہ نیب ہی کے دفتر کے باہر جب نواز شریف صاحب کی پیشی ہو رہی تھی, اور انہوں نے, مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ کچھ سوال نیب نے پوچھے اور کچھ سوال ہم نے بھی پوچھے, تو آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ نے, قمر زمان قاہرہ صاحب نے ایک پریس کانفرنس ہولڈ کی اور اس بات کا مذاق اڑایا, تمسخر کیا کہ یہ کہاں کی روایت ہے کہ ایکیوز جو ہے وہ انویسٹیگیٹو ایجنسی سے سوال پوچھ رہے ہیں. اور تھے, ہمارا سوال بڑا سمپل ہے, قانون سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, میرا صرف اتنا. تو ان کا غلط تھا اور آپ کا درست ہے؟ نہیں, میرا سوال جو ہے اس وقت اس کا جواب دینا, قانون سب کے لیے ایک جیسا یا نہیں؟ بے شک سب کے لیے ایک سا ہونا چاہیے, اور ایک سے قانون میں ہی سوال پوچھا گیا نواز شریف سے. میں آپ کو آفر کر رہا ہوں, اس پہ عمل درآمد کروا دیجئے.
نیب کو کہیں جس پہ انکوائری اس کو گرفتار کر لیں. یہ کون سا طریقہ ہے کہ ایک بندے کو انکوائری. چودھری صاحب سوری رباب، چودھری صاحب پلیز ہمیں ذرا تھوڑا سمجھا دیجئے بات، شاید ہمیں سمجھنے میں دقت ہو رہی ہے. نواز شریف صاحب کا بھی اسی طرح کے سوالات تھے کہ پینما میں تو اتنے سارے لوگوں کا نام تھا، صرف ہمارے اوپر کیوں کیس چل رہا. جواب عدالت نے دیا کہ آپ پبلک آفس ہولڈر رہے ہیں. نیب بھی آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ پبلک آفس ہولڈر رہے ہیں، تو اس میں کیا پبلک آفس ہولڈر کا ایشو نہیں ہے، یہاں پہ کوئی اور ایشو ہے. مجھے یہ بتائیں 15 انکوائریز کے پی کے کی چل رہی ہیں نا، وہ سارے پبلک آفس ہولڈر تھے نا، اس میں جتنے بھی لوگ رہے ہیں اس میں کتنے گرفتار ہوئے ہیں؟ سر گرفتار تو بھی زرداری صاحب بھی نہیں ہوئے. انکوائریز تو چل رہی ہیں. جہانگیر خان ترین کے فیک اکاؤنٹس تھے، کیا ہوا اس کے خلاف کاروائی؟ آپ کی بات درست ہے، لیکن کیا یہ جواز ہے زرداری صاحب کا سوال کے جواب نہ دینے کا؟ کیا یہ جواز ہے؟ جواز نہیں ہے. میں پھر ایک ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ مجھے آج تک زندگی میں پیپلز پارٹی کو نہ فیئر ٹرائل ملا ہے نہ فیئر انکوائری. آپ بیرسٹر ہیں. جی ذوالفقار علی بھٹو کی پریسیڈنٹ عدالتیں کیوں نہیں مانتی ان کے کیس کی؟ آپ درست کہہ رہے ہیں، اس سے بھی زیادہ عدالت معذرت کر چکی ہے. آپ کو یاد ہوگا عدالت عظمیٰ معذرت کر چکی ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی ڈیسیژن پہ. عدالتی قتل کا فیصلہ چاہیے، ہم معذرت نہیں قبول کرتے. دوسری بات یہ ہے کہ آصف زرداری صاحب کو آپ نے 11 سال جیل میں رکھا. مجھے یہ بتا دیں وہ بی ایم ڈبلیو میں 2.5 سال جیل میں رکھا، اس کی سزا کتنی ہے؟ ٹھیک ہے، کوئی بغیر تسلیم کے اگر گاڑی منگوا لے تو اس کی سزا کیا ہے سلطان؟ اچھا چودھری صاحب، میں آپ کی بات ہم مان لیتے ہیں، آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ یا وہ ہوتا ہے جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی کوشش ہو رہی ہے. چلیے مان لیا، ہم ایک لمحے کے لیے اس مفروضے کو مانتے ہیں اور آگے چلتے ہیں. وہ یہ کہ پولیٹیکل انجینئرنگ آخر کیوں؟ پیپلز پارٹی سے کیا چاہیے کسی کو بھی؟ دیکھیں نا، آپ کو کل پتا چلے گا، کل پیش ہو رہے ہیں چیف منسٹر سندھ، پرسوں پیش ہونا تھا. انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ میں ایک دن پہلے پیش ہونا چاہتا ہوں. ان کی ریکویسٹ نیب نے مان لی. ٹھیک ہے، ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں، اگر آپ جو ہم سے مانگ رہے ہیں 2 چیزیں، آپ ہم سے مانگ رہے ہیں این ایس ٹی ایوارڈ کو ریویو کریں اور 18ویں ترمیم نہیں دے سکتے ہم. 18ویں ترمیم نے واپس ملک کو انٹیگریٹ کیا ہے. بلوچستان کے اندر کیا واضح تھی حالت؟ چودھری صاحب کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب کے خلاف کیسز اس وجہ سے چل رہے ہیں کہ وہ 18ویں ترمیم کو سپورٹ کرتے ہیں؟ ویسے بائی دی وے کیسز کیا ہیں زرداری صاحب کے خلاف؟ نہیں سر، پہلے اس کو واضح کر دیجئے. کیا آپ کا یہ کہنا ہے کہ یا پیپلز پارٹی کا کہ یہی تو وہ کہہ رہے ہیں 18ویں ترمیم کی وجہ سے کیسز چل رہے ہیں؟ جی، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم صبح مان جائیں میاں شہباز شریف کے کیسز کیوں سارے کے سارے جو ہیں ان کے حق میں ہونا شروع ہو گئے؟ اچھا چودھری منظور صاحب، ایک اور بات بتائیے گا. شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری کی وجہ سے بلاول بھٹو زرداری نے اپنی سیاسی چتا جلا لی ہے. اسی طرح کی باتیں پہلے بھی کی جاتی ہیں. کیا واقعی میں بلاول بھٹو زرداری یوٹیلائز ہو رہے ہیں؟ اس قسم کے لوگوں کے جوابات نہیں دینے چاہیے جو سیاست میں کئی قسم کے مسخرے موجود ہیں. کتنی صداقت ہو سکتی ہے؟ مسخرے موجود ہیں، اس قسم کے لوگوں کے کیا؟ اچھا چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کا ایک مسلسل مطلب بلاول بھٹو نے جو اپنی پہلی تقریر کی اسمبلی میں، انہوں نے اس وقت پرائم منسٹر الیکٹ تھے تو انہوں نے کہا پرائم منسٹر سلیکٹ. اس کے بعد بار بار انہوں نے پرائم منسٹر سلیکٹ کو اپنا یوں کہیے کہ ایک بار ہار پون کیا اسی نوٹ پہ. اس کے بعد آپ یہ کہتے رہے، آپ کی پارٹی کا موقف رہا کہ جناب یہ جو الیکشن ہے یہ ایسے ہے اور ایسے ہے اور ایسے، اس کے اوپر آپ کو اعتراض رہا. لیکن یہ الیکشن کے بعد رہا جب پولیٹیکل انجینئرنگ کی آوازیں 2018 کے الیکشن سے پہلے اٹھ رہی تھیں. اس وقت آپ بلکہ امیجیٹلی گورنمنٹ بننے کے بعد بھی آپ کا طرز عمل ایسا تھا کہ شاید آپ اس انجینئرنگ کا حصہ ہیں. آج آپ کو یکایک اختلاف پیدا ہو گیا اور بلوچستان بھی اسی میں ہوا. اچھا، میری گزارش یہ ہے کہ یہ بات آپ نے سوال بڑا مناسب کر دیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جب بلاول بھٹو صاحب ڈیرکی میں جو پریس کانفرنس کی تھی جس کو سارے میڈیا نے بلیک آؤٹ کیا تھا، اس کے بعد سے اگلے دن سپریم کورٹ سو موٹو نوٹس لے لیتی ہے. بلاول بھٹو صاحب جب ہم لاہور میں اس میٹنگ میں موجود تھا، ہم آئی ایس آئی کے افسروں کے نام لے کر، ہم منہ کے ابا یا خلائی مخلوق نہیں کہتے رہے، نام لے کر کہا اور خط لکھے باقاعدہ. ہم کیا کوئی چھپا کر باتیں کر رہے تھے؟
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी ना जिसने नाम लिए थे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी ब्लैक आउट कर दिया गया, जो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें सारी लीडरशिप मौजूद थी। तो ये चीजें कोई शक है अब, क्या किसको नहीं पता कि कौन कौन बंदा जो है हमारी पार्टी से उठाकर कौन लेकर गया? ठीक है, मैं क्या सबके नाम बता दूं अब? किस किस को नहीं अप्रोच किया गया और कौन अप्रोच करता रहे? पीटीआई की टिकटें कौन डिसाइड करता रहे? जरा पीटीआई के लोगों से पूछ कर देखिए किस किस ने उनको टिकट अवार्ड किया है। चौधरी साहब दुरुस्त बात, अब इलेक्शन हो गया, अब एक अकाउंटेबिलिटी का अमल है। क्या ये बात दुरुस्त है कि जहां पे आप एक तरफ अपनी सियासी तहरीक तो जरूर चलाएं और आपका पीपल्स पार्टी का हक है, पीपल्स पार्टी आज से पहले भी एक अमन पसंद सियासी तहरीक मुख्तलिफ दौर में चलाती रही है, लेकिन क्या आप इस प्रिंसिपल से एग्री करते हैं कि आपकी लीडरशिप को सवालात के जवाब देने चाहिए, किसी भी लीडरशिप को, पॉलिटिकल लीडरशिप को सवालात के जवाब देने चाहिए नैब के सामने, ऐसे ही जैसे अल्लाह देता जाके जवाब देता है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब से बनी है तब से जवाबात दे रही है और जब तक जिंदा रहेगी तब तक जवाबात देती रहेगी, इससे हम नहीं भागने वाले। ठीक है, लेकिन हम अपने इश्यूज के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चौधरी मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद थे। और हबीब साहब, आसिफ अली जरदारी तो ये कहते रहे कि जेल तो उनका दूसरा घर है, जाना पड़ा तो वो चले जाएंगे, लेकिन पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है पीपल्स पार्टी का? देखिए, इस वक्त जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है, ये पीपल्स पार्टी की रीडिंग आपने अभी जो चौधरी मंजूर साहब थे, बड़े जिम्मेदार और उन लोगों में शामिल है जो पार्टी की पॉलिसी तय करने में जिनका रोल होता है और उनके बोलने का भी। और आप इसमें ये देखिए कि ये दो बातें कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमसे कहा जा रहा है एनएफसी में एडजस्टमेंट होनी चाहिए। एनएफसी में बलूचिस्तान के भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सिंध के कुछ ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात तो नहीं है, लेकिन सिंध कहता है कि जो मौजूदा फार्मूला है इसी को आगे चले। लेकिन हमारे यहाँ इस्लामाबाद में ये राय पैदा हो रही है और बड़ी तेज़ी से पैदा हो रही है कि इस वक्त हमारे पास विफाक के पास, यानी विफाक के पास जितना पैसा है, आता है टोटल में से, वो कम है मामलात को आगे चलाने के लिए। लिहाजा ये एक राय तो मौजूद है, लेकिन क्या उसके लिए इस्लामाबाद में यानी हुकूमत के पास इतने लोग मौजूद हैं कि एनएफसी को इफेक्टिवली तब्दील कर दें या 18वीं तरमीम को कर लें? तो मेरा ख्याल है नहीं है, ऐसी तो सूरत हाल है ही नहीं। ठीक है। और मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद, माफ कीजिएगा, इन मौजूआत पे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी हवाले से बात हो सकती थी। असल मामला अनफॉर्चुनेटली वही है कि आप मुझसे सवाल क्यों कर रहे हैं कि मेरा किसी फेक अकाउंट से क्यों ताल्लुक है। ठीक है, साथ हमें ब्रेक पर जाना है, एक वन लाइनर आप कुछ भी कहना? देखिए, बात दुरुस्त है कि सियासी मामलात, 18वीं तरमीम, एनएफसी, दीगर चलती रहेंगी, लेकिन उस सवाल का जवाब दिया जा रहा है कि नैब के चेयरमैन की क्या मजाल के वो मेरे से सवाल पूछे, और इस चीज की थोड़ी सी तकलीफ भी होगी। ठीक है, प्रोग्राम में वक्त है, वापस आएंगे ब्रेक के बाद और आपको बताएंगे कि एक्सपर्ट्स तहरीक इंसाफ की हुकूमत 6 महीने मुकम्मल हो चुके हैं, उसके बाद क्या राय रखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जब 100 दिन मुकम्मल किए तो हमने एक्सपर्ट्स के सामने एक सवाल रखा कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 1 से 10 के स्केल पर कहाँ रेट करते हैं? 1 इज़ द वर्स्ट एंड 10 इज़ द बेस्ट। अब चूंकि 200 दिन मुकम्मल कर चुकी है हुकूमत, 8 मंथ्स स्टार्ट हो चुका है मौजूदा हुकूमत का, यही सवाल एक बार फिर रखा है एक्सपर्ट्स के सामने। इस बार क्या रिजल्ट रहे वो जान लेंगे। हबीब साहब, अब जब आपने पूछा कि आप तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कहाँ पर रेट करते हैं, तो इस बार के रिजल्ट और पिछली बार के क्या रिजल्ट रहे थे? रिजल्ट से पहले हबीब साहब ये बताइएगा कि एक्सपर्ट से क्या मुराद? देखिए, एक्सपर्ट से मुराद ये है कि पाकिस्तान के जो टॉप एनालिस्ट हैं, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जो फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, साबका ब्यूरोक्रेट हैं, साबका फौजी अफसरान हैं, जो पाकिस्तान के, आप उन सब लोगों को टीवी पे देखते हैं जो आते हैं अपने मुख्तलिफ फील्ड में, और उनके सामने हमने ये सवाल रखा। और ये सवाल हम उनके सामने रखते हैं, पिछली बार भी उन्हीं के सामने रखा, मईशत के एक्सपर्ट्स भी पिछली बार भी ये उन्हीं के सामने रखा, और ट्रेड बॉडीज के सामने भी, और अब भी ये सवाल उन्हीं लोगों के सामने दोबारा रखा जिनसे पहले पूछा। तो रिजल्ट्स ये हैं कि जनाब, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये पहला सर्वे जो हमने किया था वो नवंबर 2018 में किया था, और अब जो है वो मार्च 2019 है। तो 1 से 10 तक के स्केल पे जब हमने लोगों से पूछा, और 1 से 3 को हम कहते हैं गैर तसल्ली बख्श है, 4 से 6 तक जो लोग हैं हमने उन्हें कहा काबिल इत्मीनान, बेहतर है 7 to 8, और बेहतरीन है 9 से 10। तो नवंबर में 26% लोगों ने कहा था कि जनाब हम इनको 1 से 3 तक ग्रेड करते हैं, यानी पीटीआई की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श है। और मार्च 2019 में ये जो 16% लोग कह रहे हैं कि इनकी कारकर्दगी
गैर तसल्ली यानी बख्श गोया कम हुआ है। अच्छा, 58% लोगों ने नवंबर 2018 में जवाब दिया था कि 4 से 6 तक हम इन्हें ग्रेड करते हैं, गोया काबिल इत्मीनान कारकर्दगी है। इस दफा 47% लोगों ने कहा कि इनकी कारकर्दगी काबिल इत्मीनान है। यहाँ पे डिक्रीज हुआ जी, यहाँ पे डिक्रीज हुआ, लेकिन ये नंबर्स ऊपर चले गए। बेहतर 7 to 8, जिन लोगों ने पिछली दफा 13% लोगों ने नंबर दिया था 7 to 8, इस दफा 28% लोगों ने। वाह वाह, 1/3 ने तकरीबन। जी, और पिछली दफा 9 लोग ने 9% ने कहा कि हम इनको 9 और 10 के दरमियान। ओवरऑल हबीब साहब ये सारी परफॉर्मेंस में इजाफा नजर आ रहा है। ओवरऑल अगर आप परफॉर्मेंस में देखें तो पिछली दफा पीटीआई की हासिल करदा एवरेज जो थी वो थी 4.74 और इस दफा 5.4। ठीक तो है, गोया %, जो है मोर देन %, आप उससे बेहतरी आई है। अच्छा, अभी तो दूसरा सवाल आपने रखा कि क्या ये हुकूमत पिछली हुकूमत से बेहतर कारकर्दगी दिखा रही है? जी, पिछली बार के रिजल्ट जी, पिछली बार जो है पिछली बार नवंबर 2018 में इन्हीं लोगों ने कहा था, 60% लोगों का ख्याल था कि यस, ये पिछली गवर्नमेंट से बेहतर कारकर्दगी दिखा पाएगी, और मार्च में ये नंबर कुछ कम हुआ है और 54% लोगों ने कहा है कि ये जो पिछली गवर्नमेंट से अच्छा, ये आपको थोड़ी डिस्क्रिपेंसी नजर आ रही है कि उधर नंबर बढ़ गए और इधर नंबर लेकिन बहरहाल लेकिन ये दिस इज व्हाट दे से एक्चुअली। तो मैंने इस डिस्क्रिपेंसी ये आपको नजर आ रही है इसमें। अच्छा, 54% लोगों ने कहा कि ये पिछली हुकूमत से बेहतर तो नहीं है, और ऑब्वियसली 46% लोगों ने पिछली हुकूमत से इनको बदतर करार दिया है, और पिछली दफा 39 लोगों ने इनके बारे में ये कहा था। सही, तो यहाँ पर मामला गड़बड़ है, यहाँ पे मामला थोड़ा सा तब्दील हुआ। सही। अच्छा, अगला सवाल आपने रखा कि इस हुकूमत के अहम तरीन चैलेंजेस क्या हैं, इसके रिजल्ट्स क्या हैं? अच्छा, ये देखिए, नवंबर 2018 में जब हमने ये सवाल पूछा, मैं आपको इसका एक तरीकाकार बता दूं कि हमने हर शख्स से पूछा, हर एक्सपर्ट से, कि आप हमें 3 तरजीहात बताएं। तो हमने इनको कैलकुलेट किया कि जो उसने नंबर 1 बताया उसको हमने 3 नंबर एलोकेट किए, जो उसने नंबर 2 बताया उसको 2 नंबर एलोकेट किए, और जिसने तीसरी तरजीह बताई उसको नंबर 1 एलोकेट किया, और इस तरह फिर हमने नंबर को कैलकुलेट करके हमने ये परसेंटेज निकाली। ठीक, तो इसमें मीशत को नवंबर 2018 में 55% वेट था, 55% ख्याल था कि ये सबसे बड़ा चैलेंज है, और इस वक्त 56% लोग कह रहे हैं कि इनका सबसे बड़ा चैलेंज हुकूमत का मीशत है। सही। पिछली दफा 20% गवर्नेंस का वेटेज था, इस दफा 23% है कि 23% लोग कह रहे हैं कि ये गवर्नेंस को इन्हें तवज्जो देनी चाहिए। एहतसाब जो था वो पिछली बार 3रे नंबर पे था। अच्छा, और 14% इसको वेट मिला था, और इस दफा 3रे नंबर पे आ गई है खारजा पॉलिसी, और इसको 13% वेट मिला है, और एहतसाब नीचे चला गया है 4थे नंबर पे। तो यानी गोया एहतसाब की तरजीह जो है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि आप एहतसाब के ऊपर ज्यादा शोर ना मचाएं, आप मीशत, गवर्नेंस और खारजा पॉलिसी पर तवज्जो करें। अच्छा, चौथा सवाल जो आपने एक्सपर्ट्स के सामने रखा कि क्या ये हुकूमत अपनी 5 साल मुद्दत पूरी कर सकेगी? इंटरेस्टिंग, ये वो सवाल है जो बेसिकली इंडिकेट करता है किसी भी मुल्क की, पाकिस्तान की बिलखुसूस सियासी इस्तेहकाम को, स्टेबिलिटी को। तो हमारे यहाँ चूंकि हमारा माजी कुछ चेकर्ड रहा है, तो इस वजह से ये सवाल इस सर्वे का हिस्सा रहता है। तो इसमें हाँ, नहीं, और एक और ऑप्शन था कि आप साइलेंस भी ले सकते हैं। आप कहते हैं कि भाई अभी मैंने फैसला नहीं किया, कोई राय नहीं दी। ज़ाहिर ये वो लोग नहीं है कि जो जिन्हें पता नहीं है मामलात का। जी, ये वो लोग हैं साहिब इल्म, साहिब नॉलेज हैं। तो इन्होंने पिछली दफा नवंबर में 61% लोगों का ख्याल था कि ये गवर्नमेंट अपना टाइम पूरा करेगी, और मार्च में 75% लोग कहते हैं कि ये अपना टाइम पूरा करेगी। मजीद लोग अच्छा, 29% लोगों ने पिछली बार कहा था कि ये टाइम अपना पूरा नहीं करेगी, और इस दफा सिर्फ 12.5% लोगों ने कहा है कि ये अपना टाइम पूरा नहीं कर पाएंगे। सही। अच्छा, पिछली दफा सिर्फ 10 लोगों ने ऑप्शन लिया था कि मैं कोई ओपिनियन हमारी नहीं है, इस दफा 13 लोगों ने ये ऑप्शन लिया। अच्छा, कि उन्होंने अपनी ओपिनियन को उन्होंने कहा कि हम फॉर्मुलेट करने, अभी हमने छोड़ दिया, मेरे पिछला जो मेरा जवाब था उसको बदला। ठीक है। अच्छा, अभी सब इसी तरह का एक सर्वे हमने ट्विटर पर भी किया, और आवाम से यही सवाल किया। अच्छा, ट्विटर पे भी हमने ये सर्वे नवंबर में भी किया था, और फिर मार्च में भी किया। अच्छा, यहाँ पे भी हमने 1 से 10 तक का स्केल दिया था, और 4 ऑप्शन थी, 1 से 3 तक, और 4 से 6 तक, 7 और 8 और 9 और 10। तो पिछली दफा नवंबर में 24% लोगों ने
1 से 3 तक इनको नंबर दिए थे गोया गैर तसल्ली बख्श, और इस बार 41% लोगों ने गैर तसल्ली बख्श हुकूमत की कारकर्दगी को करार दिया है ट्विटर पे। सही। अच्छा, काबिल इत्मीनान 4 से 6 नंबर जो है पिछली बार 9% लोगों ने दिए थे, इस बार 13% लोगों ने दिए। और पहले से यानी 8 से 7 और 8 के दरमियान जिन्होंने रखा वो 23% थे, पिछली दफा ये लोग 29% थे। और बेहतरीन यानी 9 और 10 पिछली दफा 38% थे, इस दफा 23% है। तो साद रसूल साहब अगर इनको पॉजिटिव साइड को अगर आप कैलकुलेट करें तो 50 है ये तो 59 की ये हुकूमत ठीक है, और 76% जो है नंबर में ट्विटर पे कि ये हुकूमत ठीक है। लेकिन ट्विटर पे हमें ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्विटर पे और ट्विटर के ऊपर जरूरी नहीं कि एक्सपर्ट्स भी हों, मतलब ये हबीब साहब ने बड़ा सॉरी मैं इसके ऊपर थोड़ा सा आपकी इजाजत से बात करने से पहले इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये एक रेगुलर ओपिनियन नहीं है, ये मईशत पे, दिफा पे, खारजा पॉलिसी पे, एहतसाब पे ऐसे लोगों के हबीब साहब ने ओपिनियन कलेक्ट की जो कि उन्हीं फील्ड्स के एक्सपर्ट्स भी हैं, वाकिफ भी हैं हुकूमत के अंदरूनी मामलात से, पाकिस्तान के खित्ते के मामलात से, हमारे दीगर मामलात से। तो इन एक्सपर्ट्स को और इनकी ओपिनियन को मेरे ख्याल है बड़ा वेट देना चाहिए। ये सारे रिजल्ट्स अब आपके सामने, पिछली बार के भी, इस बार की, आप कितने नंबर दे रहे हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत को और कहाँ स्टैंड कर रही है हुकूमत इस वक्त? मतलब अच्छे असरात नजर आ रहे हैं। देखिए, अल्लाह का शुक्र है कि हबीब साहब ने मुझे ना नवंबर में उन 100 लोगों में गिना था एक्सपर्ट्स मैंने खुद को भी नहीं गिना और ना अब गिनाए, इस वजह से मैं अपनी बिल्कुल नहीं देता। लेकिन इस पे मैं जरूर बात करना चाहता हूं कि खास के नवंबर 2018 में जब इफेक्टिवली तकरीबन 100 दिन की गवर्नमेंट हुई थी, उस वक्त 26% लोगों ने, ब्रॉड नंबर्स हम कहते हैं, 26 लोगों ने कहा था कि गैर तसल्ली बख्श गवर्नमेंट है, और बाकियों ने कहा था कि या काबिल इत्मीनान है, या बेहतर है, या बेहतरीन है। तो काबिल इत्मीनान, बेहतरीन 74% ने कहा था, सिर्फ 26%, 1/4 ने कहा था कि गैर तसल्ली बख्श है। वो गैर तसल्ली बख्श का नंबर अब 26 से 16 पे चला गया। अच्छा साहब, तो ये गवर्नमेंट के लिए आपका तज्जिया चाह रहे हैं कि इन रिजल्ट्स पर आप जो हमारे सामने हैं कि अब एक मैं और बात कर दूं, एक बात मेरे बाप जी इसमें साथ जो इंटरेस्टिंग बात थी, मैंने सब लोगों से पूछा कि अगर किसी जो नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट में बताए, जो सबसे ज्यादा नेगेटिव पॉइंट आया वो ये है कि इस हुकूमत की डायरेक्शन नहीं सही, ये इसने डायरेक्शन सेट ली। और जो पॉजिटिव पॉइंट आया वो ये कि इन्होंने जो इंडिया वाला क्राइसिस है उसको बहुत अच्छा है। वक्त की कमी है, बस मैं एक बात मैं और करता चलूं कि मेरा इसमें जो ख्याल है, एक जो हबीब साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, सबसे पहली बात यह कि तकरीबन तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी और कॉन्फिडेंस के अंदर इजाफा हुआ। जिस तरह मैंने कहा, गैर तसल्ली बख्श का नंबर कम गया, और साथ ही साथ कितने लोगों का ख्याल है कि गवर्नमेंट अपना 5 साल पूरे कर सकेगी, ये भी कॉन्फिडेंस इन गवर्नमेंट का ख्याल है, ये भी नंबर ऊपर गया। एहतसाब का जो अमल 3 से 4 पे नीचे आया, मेरा ख्याल है कि वो सिर्फ तरजीहात की तब्दीली की वजह से नहीं, कुछ एहतसाब का अमल हो चुका है तो उसकी प्रेफरेंस भी घट चुकी होगी कि जी कुछ काम आपने कर लिया है तो अब दीगर चीजों के ऊपर भी फोकस करें। ये मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर एनालिसिस। ठीक है, तो हम देख सकते हैं आप हुकूमत को कहाँ रेट कर रहे हैं। प्रोग्राम में वक्त हुए ब्रेक का, वापस आएंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आपको बताएं, मुस्तहकम मईशत के दावों के बावजूद डॉलर काबू में नहीं आ रहा। एक हफ्ते के दौरान डॉलर की कीमत में 96 पैसे इजाफा हुआ। इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हबीब साहब, टीम तब्दील हुई है, यूनुस धागा साहब नए सेक्रेटरी हैं, क्या ये वजह है इसकी? देखिए, यूनुस धागा साहब जितने बड़े अफसर हैं और जितने कॉम्पिटेंट अफसर हैं, और जिस तरह वो पाकिस्तान की मीशत को समझते हैं, उन्होंने पिछली हुकूमत में बिजली का बहुत हद तक मामला ठीक किया, और बाद में खास वजह से वो फिर बिजली के महकमे से निकाल कर दूसरी तरफ ट्रेड में चले गए। फिर ट्रेड में जो उन्होंने परफॉर्म किया, वो इस मुल्क की इकोनॉमी को 360 जानते हैं। अब मसला ये कि जैसे ही वो आए, मेरा ख्याल ये था कि सेंटिमेंट तो बहुत बेहतर होना चाहिए कि एक अब IMF से डील हो रही है कि यूनुस धागा जैसा एक एक्सपीरियंस्ड आदमी आ गया है। फिर ये डॉलर को क्या हुआ है? मेरा ख्याल ये है कि अब भी हुकूमत समहाउ इसमें कहीं नरमी बरत रही है। अपनी जो मौशी पॉलिसी, जो उसने अपने मौशी ऑब्जेक्टिव्स जो सेट कर रखे हैं, उसको ठीक तरीके से फॉलो नहीं कर रही। नरमी क्यों बरत रही है? देखिए, नरमी देखिए जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि सब एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं कि मीशत, लेकिन हमारी हुकूमत क्या कर रही है? एहतसाब, पीपल्स पार्टी, PMLN, बीमारी,
अब्बू बचाओ, अब्बू निकालो। जब आपकी पूरी की पूरी हुकूमत की ड्राइव ये होगी और मसला आपका मौशी होगा, तो फिर अंजाम यही होगा कि आहिस्ता आहिस्ता बागों से, रकाबों से, स्टीयरिंग से आपके हाथ पांव निकलते चले जाएंगे। साथ बैरूनी सरमायाकारी भी मुल्क में आ रही है, तो क्या वजह हो सकती है? क्या IMF प्रोग्राम लेने की तैयारी कर रहे हैं हम? पहली बात यह कि हबीब साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि हुकूमत का जो बयानिया जितना स्ट्रॉन्ग एहतसाब और दीगर और सियासी तंजो मज़ा के ऊपर वो फोकस करते हैं, अगर उतना मईशत के ऊपर कर लें तो बहुत बेहतर हो जाए। दूसरी बात, मैं इस बात से भी इत्तफाक करता हूँ कि शायद थोड़ी सी नरमी बढ़ती जा रही है, लेकिन मेरे ख्याल है उसमें एक हार्ड डेडलाइन है। आगे बजट आने वाला है, इस हुकूमत का पहला पूरा बजट होगा। अगर ये अभी फोकस नहीं करेंगे तो उस वक्त पूरी तरह तोते उड़ जाएंगे, क्योंकि आपको बजट के अंदर रीएडजस्ट करनी पड़ेंगी चीजें। पहला बजट का है ना, पहला बड़ा बजट, पहला मेन बजट है। और अगर ये गलत हुआ तो मैं आपको बता रहा हूं कि फिर ये आखिरी भी, कि ये आखिरी भी हो सकता है। हबीब साहब की बात दुरुस्त है, क्योंकि आप मईशत के बगैर कैसे चलाएंगे। मैं आपको आखिरी बात में करता चलूं कि जो आपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात की, ये तमाम चीजें बड़ी अच्छी हैं, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टमेंट कॉमर्स के अंदर, इकोनॉमी के अंदर इफेक्ट्स अपने 1-2 साल बाद लाती है। ये नहीं कि आज फॉरेन इन्वेस्टमेंट अनाउंस हुई और कल सुबह से इकोनॉमी बेहतर होगी। आज वो लगेगी, जब कारखाने चलेंगे, एम्प्लॉयमेंट चलेगी, तब उसके इफेक्ट्स आएंगे। प्रोग्राम से दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।